नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और आप इसे जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और रेगुलर वीडियोज़ किसी न किसी टॉपिक पे जो एजुकेशन से होगा मैं उसको अपलोड कर पाऊँगा। तो जो आज का टॉपिक है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी हम पेपर 1 की बात करेंगे, वो भी बीए फर्स्ट ईयर की। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, आओ देखते हैं उनके बारे में। होप सो सक्सेसफुली स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हो। बंद करते हैं, फिर से शुरू करते हैं और इसको ओपन करते हैं फायरफॉक्स से, जिससे इजीली हम इसमें एडिट कर पाएँ। देखो, तो बीए पार्ट 1 पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। देखो इसमें क्या है, चैप्टर क्वेश्चन आपके दो हिस्सों में, एक सेक्शन 1 है और सेकंड इज द सेक्शन बी। ऐसे ही आएगा आप लोगों का। तो अब यहाँ पे देखो, पहला सेक्शन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, जिसमें आप लोगों की जो शब्द सीमा होगी वो केवल 100 वर्ड की होगी। यहाँ पे हम कलर ब्लू लेते हैं। तो जो आपकी शब्द सीमा आएगी वो सिर्फ 100 वर्ड में, आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो 100 वर्ड में देना है। लॉन्ग शॉर्ट आंसर में जो आप आंसर देंगे वो 100 वर्ड में देंगे। अब जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है कि डिफाइन करें, क्या करना है, व्हाट इज एजुकेशन, डिफाइन करना है आपको। एजुकेशन क्या है, चलो यहाँ भी इसका कलर बदल देते हैं, डार्क कोई रहेगा, रंग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो अब है व्हाट इज एजुकेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है अगर आप समझ पाते हैं। तो देखो सीरियस पूछ रहा है कि शिक्षा क्या है, आपको डिफाइन करना है। जहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन आ गया, अंडरस्टैंड आ गया, तो ध्यान देना वहाँ पे आपको किताबी लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं यूज करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक परिभाषा दे देंगे सबसे पहले। अगर आपको कोई परिभाषा याद है उसको दे दीजिए। अगर ईयर याद है जिसने दिया है कोटेशन, मान लीजिए गांधी जी की कोई कोटेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, परिभाषा है गांधी जी की है और ईयर याद है, मान लो उन्होंने 1937 में इसके बारे में बोला है, तो आप क्या करेंगे, बस ऐसे लिख देंगे कि 1937 में गांधी जी ने कहा था, शिक्षा के बारे में कुछ कहा था कि मान लो कि शिक्षा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है या हमारे सर्वांगीण विकास करती है, ये कहा गांधी जी ने। तो जब आप परिभाषा दे देंगे, गांधी जी का एक कोटेशन दे देंगे, और उसके बाद अपने शब्दों में, ध्यान देना जो आपकी लैंग्वेज होगी वो बुक की बिल्कुल नहीं होगी, वो लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी अपनी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशन इज द साइंस और आर्ट। देखो सीरियस एक क्वेश्चन है, एजुकेशन इज साइंस आर्ट आर्ट। फिर यहाँ पे है, यहाँ जहाँ डिस्कस आ जाए, अंडरस्टैंड आ जाए, व्हाट डू यू मीन आ जाए, ध्यान देना है, आपको अपने शब्दों में यूज करना है। अब यहाँ चूंकि ध्यान देना, चूंकि देखो एक चीज मैंने बता रखा है कि शब्द सीमा 100 ही है शॉर्ट आंसर टाइप की, पर ऐसा नहीं कि आप एकदम लिमिट में है कि अब 100 शब्द लिखने के लिए आपको बस एक पेज सफिशियंट है। लेकिन अगर आपकी बात लग रहा है कि आपने सही तरीके से लिख रहे हैं और आपकी बात पूरी नहीं हो रही, तो आप नेक्स्ट पेज कैरी ऑन कर सकते हैं, पर कोशिश करिए एक पेज सफिशियंट है और अच्छे से लिखेंगे, बाकी चीजें आपको नहीं भरनी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब यहाँ पे करिकुलम के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे है ना, व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीधी सी बात है, सबसे पहले इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में बता देंगे, इसकी एक परिभाषा दे देंगे। ठीक है, परिभाषा दे देंगे किसकी, पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या की आपको एक परिभाषा दे देनी है, और परिभाषा देने के बाद आप जो समझते हैं कैरिकुलम से उस चीज को एक्सप्लेन कर देना है आपको, बस। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। देखो फिर आ गया ना एक वर्ड अंडरस्टैंड। अब पूछ रहा है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीयता क्या है, सेम प्रोसेस करना है, एक आप परिभाषा देंगे, परिभाषा देने के बाद उस चीज को डिफाइन करेंगे अपने शब्दों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग सबसे सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एक डिफिनेशन देनी है माइक्रो प्लानिंग की, और जितने अच्छे शब्दों में इसको आप व्याख्या कर देंगे। यहाँ पे अगर आप किताबी भाषा यूज कर देंगे तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधे पूछा गया है कि माइक्रो प्लानिंग को आपको बताना है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पे आप थोड़ा किताबी भाषा यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, एक परिभाषा सेम चीज करना है। अब अगला है होम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन डिस्कस। अब यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि जो एजेंसीज होते हैं, एजेंसीज की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, अभिकरण होती है। ठीक है, अब अभिकरण कितने होते हैं मैंने बता रखा है कि अभिकरण 4 हैं आप लोगों के। यहाँ पे एक होम हो गया, होम, स्टेट, स्कूल और सोसाइटी, ये आपके 4 अभिकरण होते हैं। यहाँ पे पूछा किसी के बारे में भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली होम चूंकि इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये आपका पहला होता है। आपकी जो एजुकेशन स्टार्ट होती है इसी पे होती है, या तो गृह में होती है या तो परिवार में होती है, तो इसलिए अक्सर क्वेश्चन में होम पूछा जाता है। अब यहाँ पे चूंकि आपको अपना ओपिनियन देना है, कह रहा है कि होम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन डिस्कस। जहां डिस्कस शब्द आ गया आपको अपना विचार देना है, किसी और का विचार नहीं देना है आप। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरिफाई द नॉलेज एक्वाइजेशन एम ऑफ एजुकेशन। अब एम ऑफ एजुकेशन जो है ये बहुत टफ क्वेश्चन में से एक आता है। कारण क्या है कि एम ऑफ एजुकेशन में हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि एम ऑफ एजुकेशन कोई एक नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि नॉलेज एक्वाइजेशन के बारे में, यानी ज्ञान अर्जन के बारे में कैसे किया जा सकता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसी चीज को आपको क्लियर करना है। तो थोड़ी किताबी भाषा आप यहाँ यूज कर सकते हैं, थोड़ा अपना लैंग्वेज, दोनों को मिला के लिख देंगे तो बेस्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगर कोई एक यूज करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, थोड़ी आपको बुक्स की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस इज द एनी अप्रोच ऑफ एजुकेशन। देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ऐसे नहीं आता है शॉर्ट आंसर में कि किसी एक अप्रोच के बारे में बताइए। नॉर्मली या तो साइकोलॉजिकल पूछ लेगा या तो साइंटिफिक पूछ लेगा। तो अप्रोच की जो मीनिंग होती है हिंदी से हमने बता रखा है मैंने कि हम उपागम शब्द यूज करते हैं। उपागम, उपागम का जो अर्थ होता है वो होता है किसी के पास या समीप जाना। ये जो मीनिंग होती है किसकी होती है, उपागम की होती है। किसी के पास या हम समीप जब जाते हैं तो उसी को हम उपागम बोलते हैं। अब यहाँ पे कितने अप्रोचेज है इसमें, तो आपके साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है, सोशियोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, पर साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक ज्यादा पूछे गए हैं बाकी अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। तो पढ़ लीजिएगा सारे, ध्यान में रखिएगा, पर अगर इनको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस ऑफ द ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप एज द एम ऑफ एजुकेशन। देखो फिर आ गया एम ऑफ एजुकेशन ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ एम ऑफ एजुकेशन थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है कि शिक्षा के उद्देश्यों में हम भ्रमित हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि डिस्कस फॉर द ट्रेनिंग सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए क्या शिक्षा के उद्देश्य है, क्यों देना है। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ पॉइंट होंगे, फैक्ट्स होंगे, बस वही लिखना है। हाँ उसमें अपनी लैंग्वेज यूज कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो अगर सेम फैक्ट लिख देंगे तब भी काम आपका कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है डिस्कस द नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। प्लानिंग सबसे सरल टॉपिक है आप लोगों में, यूनिट 5 का टॉपिक है और सबसे सरल है। सीधे सीधे कह रहा है, कुछ नहीं करना है कि अब यहाँ पे दिमाग बस इस वर्ड के लिए लगाना है कि आवश्यकता क्या है। पहले आप बता देंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है, यानी संस्थागत जो नियोजन है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। संस्थागत नियोजन, इस चीज को आप एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने बता रखा कि एक परिभाषा देना है किसी के नाम के साथ, जिसकी हो, किसी और की मत दे देना, जिसकी परिभाषा है गांधी की है, गांधी देना, टैरिक की है, टैरिक देना। और अगर आपको ईयर याद है, वर्ष के साथ याद है, जैसे कि 2020 में किसी ने दी है, तो सबसे अच्छा माना जाएगा, आपकी बात और प्रमाणित हो जाएगी। इसके साथ देखे अब क्यों आवश्यक है, अब आवश्यकता उसकी बता दीजिए कि जो जो आवश्यकता है। भाई जैसे आवश्यकता क्यों होती है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की, एक इसमें कम समय लगता है, कम समय, कम लागत इत्यादि इसके फीचर हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ
एजुकेशन एनी एस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे भूमिका पूछ रहा है, तो कुछ भी शिक्षा की जैसे उद्देश्य कई सारे हैं, तो इसकी भूमिका भी कई तरीके से होती है। ये आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसे कई जगहों पे शिक्षा की क्या भूमिका है किसी भी एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी सब लैंग्वेज अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा किसी किताबी भाषा की यूज करने से अच्छा। और लास्ट मैंने बनाया है कि डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ सेकेंडरी लेवल। करिकुलम फिर से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि डिस्क्राइब मतलब वर्तमान समय में जो सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम है की कमियां को बताना है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में, जो उसकी कमियां हैं, 8 कमियां पता है 8 लिखिए, 10 पता है 10 लिखिए, फालतू की एक भी चीज नहीं लिखना है, बस उसके सीधे सीधे पॉइंट्स लगा देना है। 2-4 लाइन की भूमिका बना सकते हैं कि उसका थोड़ा सा लिखने के लिए, लेकिन सीधे पॉइंट पे आके लिख देंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं, हमारा देखो सेक्शन 20 शुरू होगा, जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान देना, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर रहेंगे तो इसका एडवांटेज आप लोगों को ये मिलेगा कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उनको कैरी करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप ही बस पढ़े हैं तो उसको लॉन्ग बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग आंसर आपको अच्छे से, मतलब कोई भी, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो लॉन्ग आ जाएगा तो भी आसानी से कर पाएंगे, शॉर्ट आया तो भी। अब जैसे है ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप, हाउ कैन दिस एम ऑफ एजुकेशन बी अचीव। इस नागरिकता के प्रशिक्षण से क्या आशय है और शिक्षा इसको कैसे प्राप्त कर सकती है। तो आपको पहले इसको ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता के प्रशिक्षण का कॉन्सेप्ट बताना है, अच्छे से बताना है, क्योंकि देखो ये 300 वर्ड में जाएगा, इसको आप 3 से 4 पेज में इजिली लिख सकते हैं पूरा। तो अच्छे से इस चीज का कॉन्सेप्ट बताइए कि नागरिकता प्रशिक्षण क्या है, हम क्यों देना चाहिए, ठीक है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या फायदे। अब दूसरा पार्ट आपका है कि हाउ कैन दिस एम ऑफ एजुकेशन बी अचीव, कैसे इसको पाया जा सकता है, इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देना है। और जैसा मैंने एक चीज पहले ही बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि 10 या 15 नंबर का अपने आप में कंप्लीट है और आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा उसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, किसी और को नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन्ड बाय अप्रोच टू एजुकेशन, डिस्क्राइब ऑफ एनी विथ मेजर कैरेक्टर। देखो अब उपागम आपसे शॉर्ट आंसर में नो डाउट कई बार मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसके भी पीछे देखेंगे तो कोई न कोई एक अप्रोच पूछ लेता है, हिस्टोरिकल पूछ लेगा, साइंटिफिक पूछ लेगा, साइकोलॉजिकल पूछ लेगा, सोशियोलॉजिकल पूछ लेगा। लेकिन जब लॉन्ग आंसर में आता है तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप अप्रोचेस क्या हैं, आपकी क्या अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी भाषा देना है। सबसे पहले अप्रोच क्या है इस चीज को डिफाइन करेंगे कि उपागम क्या है, आप पहले उपागम को बताएंगे। उपागम को बता लेने के बाद, ठीक है, इसकी परिभाषा जैसा कि बताया है कि ईयर के साथ देना है। इसके बाद अब डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एनी वन लिख दिया है, लेकिन मान लो वहां पूछ लिया साइकोलॉजिकल अप्रोच, तो मनोवैज्ञानिक अप्रोच की क्या मेजर कैरेक्टरीज हैं, उन चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो 10 ही है तो उस 10 को ही लिखिएगा, 11वां लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपका काम उसी से हो जाना है। बस इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब व्हाट इज द मीन्ड बाय एजुकेशनल प्लानिंग, मैंने पहले भी बताया था कि ये सबसे सरल क्वेश्चन होने वाला है कि आपसे नियोजन के बारे में पूछेगा। बस इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए, नियोजन क्या है, कौन सा नियोजन पूछ रहा है, शैक्षिक प्लानिंग। जैसे कि मैंने बता रखा है कि शैक्षिक प्लानिंग क्या होता है कि एक साधारण भाषा में यस शिक्षा के क्षेत्र में किया गया नियोजन, इसी को हम शैक्षिक नियोजन कहते हैं। ये तो एकदम साधारण भाषा में हो गया, लेकिन अब किसी न किसी ऑथर के अकॉर्डिंग, किसी न किसी राइटर के अकॉर्डिंग जब आप बताएंगे, जैसा बता चुका हूं कि आपको डिफिनीशन देनी है। अब देखना लॉन्ग आंसर है तो कोशिश करिएगा कि 2 डिफिनीशन दीजिएगा। लॉन्ग आंसर में आपकी डिमांड्स बदल जाती हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 डिफिनीशन दीजिएगा, 2 परिभाषा। आप 2 परिभाषा कम से कम दीजिएगा, 2 परिभाषा आपका सफिशियंट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगला कह रहा है डिस्कस ऑफ द एनी वन विद द मेरिट्स एंड लिमिटेशन।
अब यहाँ पे पूछा जाता है जैसे संस्थागत नियोजन के बारे में पूछ लेगा, या मानव शक्ति पूछ लेगा यानी मैन पावर पूछ लेगा, या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग पूछ लेगा। अब मैंने एक एग्जांपल लेके बनाया है कि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि भाई संस्थागत क्या है और मानव शक्ति क्या है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। और जब इस चीज को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ तो उतना बढ़िया कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी को उतनी समझ अभी है नहीं। इस चीज को आपको ऐसे बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसी। देखो एजुकेशन के जो एजेंसीज हैं जिनको हम अभिकरण बोलते हैं, तो वो पूछ रहा है। अब वही सेम प्रोसेस करना है कि अभिकरण क्या है, दो डिफिनेशन एक दो देना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अब डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एज एजेंसी ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। अब ध्यान देना यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया है कि इंडिया के पर्पज से आपको स्कूल जो हमारा अभिकरण है एजुकेशन का, उसका रोल आपको बताना है, उसकी क्या भूमिका है, कैसे वो वर्क करेगा, क्या वो कितना इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, इन इन्यूमरेट वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो सीधे पूछ कह रहा है कि भाई करिकुलम क्या है, इस चीज को आप अच्छे से बताना है। तो पाठ्यचर्या है, ठीक है, इसके लैटिन वर्ड की मीनिंग बता देना, देन उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना, और एक दो डिफिनीशन देके इसके जो प्रिंसिपल्स हैं मैंने बता रखे हैं, इसके 10-12 प्रिंसिपल हैं। अगर आपको 7-8 प्रिंसिपल याद हैं, जैसे एक प्रिंसिपल है कि लचीलेपन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। अब यहाँ ध्यान देना, आपको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। तो आप इस लचीलेपन के जब सिद्धांत बताएंगे तो इसके आगे 2-4 लाइन में इस वर्ड चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। है 10-12 सिद्धांत, ठीक। लेकिन अगर आपको 5-6 याद है, 5-6 को भी अगर आप मान लेते हैं कि एज अ वर्ड मिनिमम मान लेते हैं 3 से 4 लाइन में क्रिएट करते हैं एक्सप्लेन, तो अगर 7-8 भी लिखेंगे तो 1.5 पेज तक ये खींच जाएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन का टाइप आप लोगों का ऐसा आता है, इधर देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, क्या रहा भाई। अब शॉर्ट नोट टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, होते ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इनको टुकड़ों में रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक 8 नंबर का है, एक 7 नंबर का, 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल प्लानिंग, डिस्कस प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। सेम क्वेश्चन है। अब इसको क्या था कि इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, यानी पार्ट में कर दिया है, 2 पार्ट में। इसको हो सकता है 8-7 नंबर का कर दें, या 7.55 का कर दें, या 10+5 का कर दें। सेम चीज है एजुकेशनल प्लानिंग। आप क्या समझते हैं, एक डिफिनेशन देके आपको यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है, और संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं, उस चीज को बताना है। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मैन पावर प्लानिंग क्या है, और एजुकेशन एज अ आर्ट और साइंस। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं होंगे, हो सकते हैं भाई। अभी सेक्शन वे में पूछा हो आपसे कि एजुकेशन एज अ आर्ट और साइंस है, और यहाँ पे फिर वही लॉन्ग में पूछ दे कि शिक्षा विज्ञान है या कला, आपको परिभाषित करना है। तो वहां पे क्या था कि आपके पास जो शब्द सीमा थी वो 100 है, यहाँ पे आपकी शब्द सीमा बदल गई है, अब आपके पास 300 वर्ड हैं। 300 वर्ड्स को आपको सही से यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर हाँ टिप्पणी लिखने के लिए आया है तो कोशिश करिएगा कि 150 माइक्रो मैन पावर प्लानिंग, 150 एजुकेशन एज द आर्ट ऑफ साइंस। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है, जब कोई टिप्पणी टाइप का आ जाता है तो इसको आप 200-200 वर्ड तक खींच लेंगे तो बुरा नहीं। अगर आप पेज भरने के शौकीन हैं तब आप ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्लानिंग और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखो, शिक्षा के रूप, शिक्षा के प्रकार कह सकते हो। शिक्षा के प्रकार जो मैंने 3 बता रखे हैं ना, कौन कौन से होते हैं, औपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक के स्तर। ये प्रकार होते हैं किसके, शिक्षा के। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।
तो अब यहाँ पे मान लीजिए नॉन फॉर्मल पूछ रखा है आपसे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल भी पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर में आएगा, शॉर्ट नोट्स में, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है टू एजुकेशन, भाई ऐतिहासिक उपागम को आप बताएं, शिक्षा में क्या है, इसकी भूमिका है। या आपसे पूछ लेगा टाइप ऑफ करिकुलम की, डिफरेंस टाइप ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यचर्या के प्रकार बताना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जब टिप्पणी में आया है तो उनको नहीं, जितने भी प्रकार हैं पाठ्यचर्या के, कोर है, स्टूडेंट सेंटर है, टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर है, तो उनको बहुत ही कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया कि कोर सेंटर, तो उसको कम से कम 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं, इसका पीडीएफ जो मेरा टेली चैनल है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको ये इजी एक्सेस हो जाएगा। जो टेली चैनल है उसका नाम है ई लर्निंग असिंक्रोनस नाम है, शायद स्पेलिंग गलत हो गई कहीं पे। ठीक है, तो ये चैनल है ई लर्निंग असिंक्रोनस नाम से है, टेलीग्राम पे चैनल है, तो जिसको अगर ये चाहिए तो वहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, या टेली पे आप टेस्ट कर देंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पेपर 1 के लिए था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने शब्द सीमा का ध्यान रखना कि कितने वर्ड्स में आप लिख रहे हैं। आप उसमें कोई भी मिथिकल अपनी कल्पना, इमेजिनेशन नहीं डालना है। आप क्या समझते हैं बस उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जो कि एक, अगर हम अप्लाई करें उस चीज़ को तो वो सही तरीके से अप्लाई हो जा सके, ऐसा ना लगे कि जो हमने आपने बोला है वो गप है। वो गप नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तुरंत ना काट के नंबर दे देंगे 0 तुमको, ऐसे काटेंगे, ऐसे सीधे काटेंगे, जहाँ 10 नंबर मिलने वाला रहेगा वहाँ पे ऐसे 2 नंबर दे देंगे। तो अगर ये 2 नंबर नहीं चाहते हो तो कोशिश करना टू द पॉइंट लिखना, और टू द पॉइंट अगर आप लिखने की आदत डालते हैं तो ये भविष्य में आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि टू द पॉइंट लिखो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छे नंबर का सिद्धांत सिर्फ मैथ में 100 में आप 100 ला सकते हो। हाँ, यहाँ जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है 100 में 100 तो नहीं लाया जा सकता, बट फिर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, 95 तक जा सकते हैं, 100 में 150 है तो आप 140 जा सकते हो। अब इवन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 150 में 130 तक का स्कोर आया है, वो इसी वजह से आया था कि उन्होंने कभी भी उसमें गप नहीं लिखा। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, अपनी बात प्रमाणित करिए, जहाँ पर परिभाषा देनी जरूरी हो परिभाषा दीजिए, मेंशन करिए, अंडरलाइन करिए, और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बात मजबूत होगी, टीचर को भी अच्छा लगेगा, वो काफी पढ़ के जांचते हैं। और राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी से लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे बैरियर नहीं है, तो वो दोनों लैंग्वेज आपकी एक्सेप्टेड है, बस अच्छे से लिखिएगा। और फिर से एक बात कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। देखो यार, सीधी सी बात है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। ये तो पहला प्रयास था कि इस तरह से वीडियो बनाने का, अभी इसको सीख रहा हूँ, इसीलिए इस तरह की वीडियो नहीं बना पाता, और सीख रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में रेगुलर इसी तरह वीडियो बनाऊँ, जिससे क्या हो कि आपको पीडीएफ देने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। अभी जो है बोर्ड पे बनाता हूँ तो वहाँ पीडीएफ नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं सजेशन भले दे रहा हूँ तुम लोगों की राइटिंग सुधारना, लेकिन मेरी खुद की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि राइटिंग अच्छी हो, तो इसे, लेकिन अब मुद्दे पे ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, और मेरे लिए भी फायदेमंद हो, आपके लिए भी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं मोटिवेट हो पाऊँगा, जिससे क्या होगा कि मैं रेगुलर वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँगा। तो आप लोगों को थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।